A very good morning and warm welcome to all the participants and our panelists. Thank you all for joining today's our exclusive Business Connect webinar on MSME, Udyam Registration, Process and Benefits, and Technology and Beyond. Today we are covering MSME Udyam Registration Process and Benefits. And to talk on this, this topic in detail, we have our eminent speaker, CA Krishna Badher. Now I would like to introduce our CA speaker, Krishna Badher. CA Krishna Badher is strategic advisor from MSME Business Forum India. Is a virtual CFO business consultant, financial and tax expert, carrying a decade of rich experience, serving more than 500 plus happy global multinational companies, working with Big Four accounting firm. She has helped the companies to excel in their business maximization process, and she is also a passionate speaker, trainer, author, and blogger with a mission to help 10,000 plus females to be financially literate. To talk on this, I would like to invite Sri Krishna Badher ji. Please go ahead and take us through with the detailed session on MSME Udyam Registration Process and Benefits. Over to you, ma'am. Thank you, Ankit ji, for a lovely and warm welcome. I welcome everyone here on the platform today and wishing you all a very happy new year and happy Makar Sankranti. So good morning, everyone. Before I start with the session, I just want to understand from you all that what do you understand by MSME? Do you have any idea like what MSME stands for? I'm not asking for the full form, but what is MSME as the name comes from? So you can put it in the chat box. In the meanwhile, I'll just share my slide. I hope all of you can see my screen. Yes, screen visible. Yes, okay, thank you so much. So MSME means micro, small and medium enterprise. मतलब छोटा से छोटा कंपनी और बड़ा से बड़ा कंपनी के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है और ये प्लेटफॉर्म हर उस कंपनी को बेनिफिट करना चाहता है. सो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जहां पे वो मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स, मोर एंड मोर सपोर्ट टू बिजनेस देना चाहते हैं. इसलिए बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आज हम इस सेशन में कवर करेंगे, जहां पे आपको पता चलेगा कि फॉर बिजनेस, वो छोटा हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, क्या बेनिफिट्स हमको मिलता है इफ वी टेक अप MSME रजिस्ट्रेशन एंड इफ वी आर अ MSME रजिस्टर्ड एंटरप्राइज. सो MSME रजिस्ट्रेशन होने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जिसे कहते हैं हम उद्यम रजिस्ट्रेशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो टाइप के एंटरप्राइज को डिवाइड किया है टू MSME के डेफिनेशन में. एक एंटरप्राइज वो होती है जो मैन्युफैक्चर करती है, राइट? तो मैन्युफैक्चर करे, प्रोडक्शन करे, प्रोसेसिंग करे या प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स करे, वो भी कवर होते हैं इस डेफिनेशन में. और एंटरप्राइज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग इन रेंडरिंग सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो भी MSME में रजिस्टर हो सकती हैं, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स की सर्विस अगर वो दे रहे हैं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है. तो बाकी सारे एंटरप्राइज MSME एक्ट 2006 के हिसाब से इस डेफिनेशन में रजिस्टर हो सकते हैं. और 1 जुलाई 2020 के पहले ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन कुछ अलग था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के इफेक्ट पे 1 जुलाई 2020 के हिसाब से देयर हैज बीन अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन. मतलब उसमें हम इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर ये दोनों के क्राइटेरिया देखे जाते हैं और ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस बोथ सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी होती है? माइक्रो एंटरप्राइज वो होती हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम की हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम की हो. और स्मॉल एंटरप्राइज के कैटेगरी में कौन से एंटरप्राइज आते हैं? वो एंटरप्राइज जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है.
और टर्नओवर उनके 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ के अंदर रहेगी। और ये याद रखिए कि ये जब क्लासिफिकेशन आप करते हैं तो इसमें ये एंड वाला फीचर है, जहां ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, तो ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। देन आप या तो स्मॉल होते हैं, मीडियम होते हैं या माइक्रो होते हैं। तो अब मीडियम एंटरप्राइज का क्लासिफिकेशन क्या है कि आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 से लेके 50 करोड़ के लिमिट के अंदर होनी चाहिए, और टर्नओवर जो है वो 50 से लेके 250 करोड़ तक के लिमिट के अंदर होनी चाहिए, तो वो हो जाएगी मीडियम एंटरप्राइज। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर की जो कंपनीज होंगी, जो आप पूछोगे कि जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ऊपर है उनका क्या होगा, वो एज ए एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं, उसके अंदर उसके बिलो है। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है ताकि जो छोटे बिजनेस हैं, जो स्मॉल स्केल में एग्जीक्यूट करते हैं अपना बिजनेस, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक ग्रोथ का प्लेटफॉर्म मिले और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। अब हु कैन रजिस्टर एज ए एमएसएमई, मतलब हमने ये सीखा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, ये दोनों हो सकते हैं, बट उसके भी कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर हो सकता है, वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, और न्यू बिजनेस लाइन अगर कुछ हो तो वो भी एमएसएमई में रजिस्टर कर सकता है। लेकिन जो 100% ट्रेडर होते हैं, यानी जिनका काम ओनली ट्रेडिंग ऑफ द सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का होता है, वो इस कैटेगरी में रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, वो एज ए एमएसएमई कवर नहीं होते हैं। तो एमएसएमई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस वालों को ही सपोर्ट करते हैं इस स्कीम के अंडर। लेकिन अगर वो ट्रेडर जो वो अगर मैन्युफैक्चर करता है अपना प्रोडक्ट, तो वो अपने आप को एमएसएमई के हिसाब से रजिस्टर कर सकता है। या अगर वो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कुछ प्रोडक्ट के लिए जो वो सेल कर रहा है, तब वो एज अ एमएसएमई रजिस्टर हो सकता है। यानी यू हैव टू सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, इवन दो अगर आप ट्रेडर भी हो तो। बट 100% ट्रेडर हो गए तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब हम एमएसएमई में रजिस्टर क्यों करें, क्या फायदा है हमारा? फायदा हम एक एक करके सीखेंगे, एक एक करके जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये पता होना चाहिए कि एमएसएमई को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। एमएसएमई को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया के जीडीपी का 37% वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट का वो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमई के बेनिफिट के लिए, कि उसके ग्रोथ के लिए, उसके स्टेबिलिटी के लिए एक एक करके इनिशिएटिव्स लाते रहते हैं ताकि एमएसएमई को सपोर्ट मिले। और सबसे बड़ी बात है, वो 43% ऑफ एक्सपोर्ट में भी हेल्प करता है और एम्प्लॉयमेंट 40% से ज्यादा बढ़ा देता है एमएसएमई सेक्टर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएसएमई। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑल अक्रॉस इंडिया हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि जिनको हिंदी नहीं आता उनको कंप्लीटली समझ में ना आए। ओके, अब पोस्ट कोविड बहुत कुछ चेंज हुआ, राइट? बहुत सारे बिजनेस क्लोज डाउन हो गए, बहुत सारे छोटे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो पोस्ट कोविड गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि हमारी इकोनॉमी को रिवाइव बैक करना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकाले एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। तो पोस्ट कोविड हम ये देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हुआ था। पोस्ट कोविड 26% अनएम्प्लॉयमेंट हिट हुआ था, मतलब 14 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खोई थी। और इस चीज को सपोर्ट करने में इंडियन गवर्नमेंट ये बिलीव करता है कि एमएसएमई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर एमएसएमई को हम सपोर्ट करें तो ये जो 14 करोड़ की अनएम्प्लॉयमेंट है वो जीरो हो सकती है, अगर हम अच्छे से उनको सपोर्ट करें और अगर वो स्केल अप अच्छे से करें। इसलिए एज पर प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स, प्राइम मिनिस्टर जी ने एक टास्क फोर्स बनाया, उसके हिसाब से
उसमें ये कंडीशन है कि बैंक्स जो हैं उनको 20% का क्रेडिट टू एमएसएमई अचीव करना पड़ेगा। मतलब हर साल उनके रिकॉर्ड में 20% से ज्यादा क्रेडिट उन्होंने एमएसएमई को दिया होगा, ये होना चाहिए। जो पहले 2% था उसको बढ़ा के 20% क्रेडिट कर दिया गया है। और उसके साथ साथ बैंक्स को ये भी क्राइटेरिया दिया गया है कि बैंक्स के जो एनुअल ग्रोथ है उसमें 10% से ज्यादा एमएसएमई के अकाउंट खुलने चाहिए। तो अगर बैंक को ये कंडीशन दे दिया गया है तो बैंक ये फुलफिल करना चाहेगी। तो अगर फुलफिल करना चाहेगी तो अल्टीमेट बेनिफिट किसका होगा? अल्टीमेट बेनिफिट एमएसएमई का होगा कि मुझे बैंक में अकाउंट खोलने मिलेगा अगर मैं एक एमएसएमई हूँ, मुझे लोन भी मिल सकता है क्योंकि बैंक को कंडीशन दिया गया है कि तुम्हारे बुक्स में 20% लोन या क्रेडिट तुमको एमएसएमई को देना है, राइट। अब एमएसएमई के और भी क्या क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको बैंक से कोलैटरल फ्री लोन मिलता है एज एन एमएसएमई। इफ यू आर अ एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटिटी, आपको कोलैटरल फ्री लोन मिलता है। आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशंस पे सब्सिडी मिलती है, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट एग्जेम्पशन मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी एलिजिबिलिटी मिलती है, और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज जो एक एमएसएमई फेस करता है वो है पेमेंट्स, राइट। उनकी पेमेंट्स टाइम पे नहीं आती हैं, वो सेल कर देते हैं लेकिन उनके बायर उनको टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। तो टाइम पे जब पेमेंट नहीं होता है तो उनका वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से उनको फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं। फिर उनको लोन के लिए, फाइनेंसिंग के लिए इधर उधर इसके उसके दरवाजे खटखटाना पड़ते हैं। तो इसीलिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट का भी एक क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उनको फ्यूअर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मिलते हैं और आईएसओ सर्टिफिकेशन चार्जेस भी उनके रीइंबर्स होते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट या सेगमेंट्स बनाए हैं जिनसे स्पेसिफिक हमें हेल्प मिलती है एज ए एमएसएमई। जैसे एक सेगमेंट है एनएसआईसी। ये डिपार्टमेंट क्या हेल्प करता है? ये डिपार्टमेंट अगर आपको मशीन चाहिए हायर परचेज स्कीम में, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर मशीनरी खरीदनी है लेकिन उनको खरीदना नहीं है, उन्हें हायर परचेज स्कीम में चाहिए, तो उसमें हेल्प करती है। उनको इक्विपमेंट लीजिंग में हेल्प करती है। मतलब आज मुझे पूरा इक्विपमेंट खरीदने की मेरे पास मैं पूरा कैपिटल इक्विपमेंट परचेज में नहीं लगाना चाहता, तो मुझे लीजिंग फैसिलिटी भी मिलती है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसे की जाए उसकी भी हेल्प मिलती है। पार्टिसिपेट इन बल्क परचेज प्रोग्राम, अगर मुझे ज्यादा कुछ खरीदना है, रॉ मटेरियल से एनीथिंग, तो बल्क परचेज अगर मुझे करना है तो मुझे एनएसआईसी से हेल्प मिल सकता है। और वो प्रोटोटाइप ऑफ मशीन्स भी डेवलप करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रॉ मटेरियल अमॉन्ग एसएसआई थ्रू रॉ मटेरियल डिपोट्स, help in development and upgradation of technology and implementation of modernization programs to SSI। मतलब आज के डेट में आप पोस्ट कोविड तो आप ये देख ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी का जो फेस पहले था और आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे घर से स्कूल का क्लासेस लेंगे, घर से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो इतना ज्यादा चेंज बिकॉज ऑफ कोविड, जो 10 साल में होने वाला था वो चेंज, वो बिकॉज ऑफ कोविड 1 साल में हो गया। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस टू ग्रो, राइट। तो उसमें भी एनएसआईसी हेल्प करता है। वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम को, आपके एम्प्लॉयज को वेरियस ट्रेनिंग्स मिलनी चाहिए, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। एंड इट अंडरटेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स ऑल्सो। तो ये कुछ कुछ बेनिफिट्स हमें हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप एनएसआईसी के पास भी जा सकते हैं। एक और सेगमेंट है NIMSME। वो क्या हेल्प करता है? वो एमएसएमई को मार्केटिंग में हेल्प करता है, एमएसएमई को क्लस्टर में हेल्प करता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एमएसएमई भी हेल्प करता है।
मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, बट उसके प्रॉपर चैनल ऑफ क्वालिटी चेक्स नहीं होते, उसके वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी में इश्यूज होते हैं। तो ये हेल्प भी हमें मिलती है वहाँ पे कि वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चेक करके बताते हैं आपकी क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है या नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ हेल्प चाहिए तो आप NIM SME के पास जा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है MSME का। कुछ सालों पहले MSME का रजिस्ट्रेशन होता था, उसका नाम था उद्योग आधार, बट अब वो चेंज होके उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे इन दैट उद्यम रजिस्ट्रेशन और MSME रजिस्ट्रेशन अलग होते हैं या एक होते हैं। नहीं, उद्यम रजिस्ट्रेशन और MSME रजिस्ट्रेशन एक ही होते हैं। जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपको MSME रजिस्ट्रेशन का नंबर मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। दैट मीन्स यू आर अ MSME नाउ, दैट मीन्स आपकी बिजनेस अब एक MSME है। तो इसके दो तरह से आप कर सकते हो। अगर आपकी बिजनेस पहले से एस्टेब्लिश थी और आपने ऑलरेडी उद्योग आधार लिया हुआ था, तो अब उद्योग आधार एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल प्रोसेस है। आपको उद्योग से आधार में कन्वर्ट होना, उद्योग से उद्यम में कन्वर्ट होना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं, एक वेबसाइट है www.udyamregistration.gov.in। आप इसमें जब लॉगिन करेंगे तब आपको ऐसा एक पेज दिखेगा जिसमें आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज MSME। मतलब आपने MSME में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपकी कंपनी पुरानी हो, नई बनने वाली हो, कुछ भी हो, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी भी MSME का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आपको क्लिक करना है पहला वाला। अगर आपने उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको उसको चेंज करना होगा, तो उसमें आपको नीचे वाला करना होगा, यू कैन री रजिस्टर हियर फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज EM2 और UAM। उसमें क्लिक करने के बाद में उसमें कुछ क्राइटेरियाज होंगे, कुछ डेटा होंगे जो आपको फिल करना है। वो फिल करने के बाद में आपको आपका जब एक बार अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, KYC वेरीफाई हो जाता है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है फ्रॉम MSME। सो आई थिंक दिस इज, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए, आप ये फॉलो कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MSME पोर्टल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। इन केस उसके बाद भी अगर आपको डाउट हो या आप कहीं स्टक हो या आपको कोई चैलेंज हो या आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑल्सो। MSME को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 360 डिग्री हेल्प कर रही है, ताकि उनको वो कहीं भी अटके तो उनके लिए वहां पे उनको पता हो कि इसके लिए मेरे पास हेल्प है और मैं उसका हेल्प लेके आई कैन ग्रो मल्टीफोल्ड, मैं बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ। बट मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या हेल्प मुझे मिल रही है, बिकॉज हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी, हर एक एंटरप्राइज का फेज सेम होता है, इनिशियल स्टेज, देन ग्रोइंग स्टेज, देन द ग्रोथ स्टेज। तो इसमें जो चैलेंजेस आपको आते हैं बाकी सबको भी वो चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बाकी कंपनीज बहुत अच्छा, बहुत फास्ट ग्रो करती है और हम स्लो ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉपर चैनल यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ अपने सर पे लेके हमको लगता है हम ही सब करें, हम डेलीगेट नहीं करते, हमको प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं पता, हमको प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं पता और हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज टैक्स बेनिफिट टू बूस्ट MSME। MSME को बूस्ट करने के लिए टैक्स परसेंटेज कम कर दिया गया है। अगर आपकी एक नई कंपनी है तो आपको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपकी पुरानी कंपनी है तो टैक्स रिड्यूस होके 22% हो गया है। दिस इज द टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट ये है, आपको GST के भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। GST रिटर्न को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, GST रिफंड को ऑटोमेट कर दिया गया है, ताकि अगर आपको कोई GST रिफंड आना हो आपको ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
and introduction of electronic invoice to facilitate compliance and return filing भी हो गया है, और AI टूल्स भी इम्प्लीमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं ताकि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड एंड अदर फ्रॉड्स कम किए जाएं। वोकल फॉर लोकल, ये हमने बहुत सुना होगा, राइट? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बहुत इसको फेवर करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं दैट हम एज एन इंडियन वी शुड बी वोकल फॉर लोकल, राइट? तो उसके लिए उन्होंने क्या एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, द टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है, ताकि जो चीज हम बाहर से खरीद रहे हैं, अगर वो सेम चीज, जैसे ये एक शू आप देख रहे हो, ये हम बाहर से लेके आ रहे हैं और हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज हैं वो सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट और सेम चीज हमारे घर में बन रही है, तो हमें उससे ज्यादा खरीदना चाहिए। तो हमारे जो लोकल जो एमएसएमई जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, शूज या एनीथिंग, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने शू का, इट कैन बी एनीथिंग, उनको सपोर्ट करने के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है ताकि हम जो हमारा जो जनरल पब्लिक है हमारे ही घर से ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करें। ओके, डायरेक्ट टैक्स का भी एग्जम्पशन मिलता है, यानी जो एंटरप्राइज के पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है उनको डायरेक्ट टैक्स का एग्जम्पशन मिलता है इन द इनिशियल इयर्स ऑफ बिजनेस डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। टैक्स बेनिफिट ऑन एसएमई लोन, अगर एसएमई ने कोई लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसका डिडक्शन वो ले सकते हैं। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल फ्रॉम ओनर्स ग्रॉस इनकम, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2006 से पहले सिर्फ आईटी यूनिट्स जो होते थे, जो आईटी पार्क्स में बनते थे, उनको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी का एग्जेम्पशन था, उनको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं करना पड़ता था। बट अब 2006 के बाद जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जिनके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है उनको स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी का वेवर मिलता है एंड दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। मतलब आपके पास अगर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है और आप एक नए इंडस्ट्रियल यूनिट हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ जो मैंने इनिशियल सेशन में बताया था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट कैसे होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर क्या इनिशिएटिव लिया है। पहले तो पहला रूल ये है कि बायर को 15 दिन के अंदर गुड्स या सर्विस एक्सेप्ट करने के 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना है, ठीक है। अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट देना उसके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि ये एक कंडीशन डाल दिया गया है। और इसके ऊपर आप उनको एक ईमेल भी डाल सकते हो, इनवॉइस अलोंग विद द इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, अगर जो पेमेंट डिले है 45 डेज से ज्यादा होता है तो आपको आरबीआई की रेट से 3 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एज ए एमएसएमई नहीं, एज अ बायर। जो बायर आपसे प्रोडक्ट खरीदता है या सर्विस खरीदता है, अगर उसने आपके पेमेंट टाइम पे नहीं किए और 45 डेज से ज्यादा डिले हो गया पेमेंट पे, तो उसको जो अमाउंट उसको पे करना है वो तो पे करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, एज पर द करंट आरबीआई रेट इनटू 3 टाइम्स। मतलब अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो प्रेजेंट बैंक रेट जो चल रहा है वो है 4.25%। तो एज अंडर सेक्शन 16 उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12.75% इंटरेस्ट उसको देना, बायर को देना पड़ेगा ऑन एनी डिलेड पेमेंट। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे डाली गई है वो ये है
दैट फॉर ये बायर पर्सपेक्टिव से है कि अगर बायर ने पेमेंट डिले किया, उसने इनवॉइस का पेमेंट किया और इंटरेस्ट पेमेंट किया, और ये जो इंटरेस्ट पेमेंट किया उसको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब दिस इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल अंडर इनकम टैक्स एज अ बिजनेस एक्सपेंस। और ये इसलिए डाला गया है ताकि पेमेंट साइकिल इंप्रूव हो सके। अगर बायर, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर बायर भी एक मानिए मैं एक शू मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं एक एमएसएमई हूँ, और मुझसे एक रिटेल शॉप वाले ने कुछ परचेज किए, शूज परचेज करके उसने पेमेंट नहीं किया 45 डेज के अंदर, तो उसको इंटरेस्ट पे करना है। उसने जब मुझे इंटरेस्ट पे किया तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये इंटरेस्ट जो उसने पे किया एज अ बिजनेस एक्सपेंस वो अपने बुक्स में शो करेगा एंड उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट उसको ये इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ही कैन नॉट चार्ज दिस एक्सपेंस एज डिडक्शन एज अ बिजनेस एक्सपेंस। सो उससे क्या होगा, उसको ये लगेगा कि मैं पेमेंट भी कर रहा हूं और मुझे उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है एज अ बिजनेस एक्सपेंस, तो वो ट्राई करेगा कि आपका पेमेंट जल्दी करे। करेक्ट? तो पेमेंट साइकिल को बढ़ाने के लिए, पेमेंट साइकिल को अच्छी करने के लिए ये सब कंडीशंस लगाए गए हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि किस किस क्या क्या क्रेडिट पीरियड है। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं। एक होता है आपके पास अग्रीमेंट, आपने अग्रीमेंट दिया है बायर को, ओके, और एक है आपने एग्रीमेंट नहीं दिया, सिर्फ ओरली आपने फोन पे बात करके उनको अपना प्रोडक्ट्स या सर्विस प्रोवाइड कर दिया। इन दैट केस, फर्स्ट केस में अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं है और बायर के साइड से कोई क्वेरी नहीं थी, उसने अपना प्रोडक्ट उसने ले लिया, सर्विस भी ले ली, उसको कोई डाउट नहीं था उस पर, अगर ऐसा होता है तो डिसाइडिंग डेट कौन सा होता है, किस डेट से हम डिसाइड करते हैं कि उसने पेमेंट डिले किया है या नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ एग्रीमेंट नहीं है। तो डे ऑफ डिलीवरी, जिस दिन सेलर बायर को प्रोडक्ट पहुंचाता है या सर्विस देता है, उस दिन से लेके 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना है बायर को। अगर अग्रीमेंट नहीं है लेकिन उसकी क्वेरी है कुछ, तो उसके लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि बायर को कोई डाउट था प्रोडक्ट में या कुछ उसको पूछना था, उस केस में 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। और अग्रीमेंट बना है लेकिन उसके पास कोई क्वेरी नहीं है तो 45 डेज की ग्रेस पीरियड दी जाती है। अग्रीमेंट भी है और बायर की कोई क्वेरी भी है तो 60 दिन का पीरियड दिया जाता है फॉर पेमेंट ऑफ द इनवॉइस। अब आप ये सोचोगे कि ये सब तो कहने की बातें हैं, ये सब बुक्स में लिखा रहता है, पोर्टल पे लिखा रहता है, बट इन टुडेज वर्ल्ड ऐसा नहीं होता है। कोई हमें पेमेंट मिल जाए वही बहुत है, इंटरेस्ट तो दूर की बात है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट भी पे किया है, और वो आपको आप वेरीफाई भी कर सकते हो अगर आप एमएसएमई के पोर्टल पे जाओ तो कौन कौन कंपनीज है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं। अगर आप ये देखो, ये सारे अमाउंट्स जो है ये करोड़ में है। टाटा मोटर्स, आपने सुना ही होगा टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर वॉज द बायर ऑफ वन ऑफ द एमएसएमई, कौन सी एमएसएमई ये हमें नहीं पता, बट टाटा मोटर वॉज द बायर, और उनकी 17-18 में कुछ डिलेड अमाउंट थी 95 करोड़ की, जिसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है 22.6 करोड़। तो अगर मैं 3 साल का देखूं तो उन्होंने 8.9 करोड़ इंटरेस्ट पे किया है ऑन द डिलेड अमाउंट। सिमिलरली महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 14 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है ऑन द डिलेड अमाउंट, एंड बजाज ऑटो का कुछ भी नहीं है, सो इट हैज मेड ऑल द पेमेंट ऑन टाइम। सो ऐसा नहीं है कि रूल्स है, कंडीशंस है, बट वो एक्चुअली फॉलो नहीं होते, वो एक्चुअली फॉलो होते हैं। आप अगर सही तरीके से उनको करें तो आपको भी बेनिफिट मिल सकता है। फॉर ऐसा होता है कि हम 3 बार 4 बार रिमाइंडर कर रहे हैं बायर को, लेकिन बायर पे नहीं कर रहे हैं, तो जब तक आप ये कंडीशन बायर पे नहीं लगाओगे, बायर मोस्टली आपके पेमेंट डिले करते रहेंगे, और बायर का पेमेंट डिले होने से हमारे वर्किंग कैपिटल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। So start implementing these things in your terms and conditions when you make the sell. MSME स्कीम में एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी आता है, जहां पे आउटस्टैंडिंग या इंक्रीमेंटल टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल पे 2% का रिलीफ भी दिया जाता है, और
बट लिमिट है 100 लाख तक का ही उनको लिमिट रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर वो एनपीए हो गया है तो उस पर कोई रिलीफ नहीं मिलता है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है एमएसएमई की? आपको सिर्फ साल में 2 बार फाइलिंग करनी है, एक 31 अक्टूबर के अंदर, एक 30 अप्रैल के अंदर, और आपको फॉर्म एमएसएमई 1 में रिटर्न फाइलिंग करनी है। अगर आपने प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं किया है आपके एमएसएमई का, तब आपको रिपोर्टिंग करना है। और फिनेंशियल असिस्टेंस क्या क्या मिले हैं अभी तक एमएसएमई को? एज पर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव 50 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू फंड ऑफ फंड्स किया गया है, और ये जो फिगर्स है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू फंड ऑफ फंड्स किया गया है। 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई को दिया गया है। जो एमएसएमई स्ट्रेस्ड हैं उनको 20,000 करोड़ के सबऑर्डिनेट डेट्स दिए गए हैं। 4,000 करोड़ के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एमएसएमई है। और ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड, ग्लोबल टेंडर को डिसअलाउ किया है। कितना? 200 करोड़ तक का ग्लोबल टेंडर को डिसअलाउ किया है, ताकि इंडियन एमएसएमई अपने घर में ही एक दूसरे को सपोर्ट करें। कोविड रिलीफ में क्या मिला है? कोविड रिलीफ के अंडर उनको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम मिली है, SAFE स्कीम बाय सिडबी मिली है, सबऑर्डिनेट डेट क्वासी इक्विटी फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई मिली है। और क्या क्या मेजर्स मिले हैं हमें? RAMPM स्कीम फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, डिसबर्समेंट ऑफ $500 मिलियन एंड लॉन्च ऑफ 59 मिनट्स लोन पोर्टल। मतलब आपका लोन 59 मिनट्स में अप्रूव होके कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्च उसका लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स में जानना है तो आप एमएसएमई पोर्टल विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं एमएसएमई की जर्नी की। एक एमएसएमई की जर्नी क्या होती है? एमएसएमई की जर्नी होती है, पहले तो एक नॉलेज होता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है या कौन सा प्रोडक्ट को सर्विस करना है, राइट? तो वो स्टार्ट होता है नॉलेज से, फिर जाता है मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी पे, फिर जाता है सप्लायर्स और कस्टमर पे, फिर जाता है ओन कैपिटल। ये होता है उसका जर्नी। और एज अ सीए आपको कहाँ कहाँ हेल्प मिल सकती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से? वो आपको कैपिटल असेसमेंट एंड सोर्सिंग में हेल्प कर सकते हैं, वो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, बाय वर्सेस लीज और रेंट में हेल्प कर सकते हैं, वो आपको गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प कर सकते हैं, वो आपको स्किल्ड मैन पावर हायरिंग में हेल्प कर सकते हैं, वो आपको नेविगेट लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड असिस्ट इन वेरियस स्कीम्स एंड बेनिफिट्स में हेल्प कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफ पोर्टल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक बनाया है, ये आपको एमएसएमई के पोर्टल पे मिलेगा, जहां पे उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है अलग अलग चीजों की हेल्प के लिए। जैसे मान लीजिए आपको पहला चीज जो इशू हो रहा है डिलेड पेमेंट का हो रहा है, तो आपको किसके पास जाना चाहिए? आप एमएसएमई समाधान के पास जाके हेल्प ले सकते हो। आपको PSUs PP पॉलिसी की हेल्प चाहिए तो आप एमएसएमई संबंध के पास जा सकते हैं। आपको प्लेसमेंट TDC ट्रेनीज की हेल्प, प्लेसमेंट के लिए हेल्प चाहिए तो आप एमएसएमई संपर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एंटरप्रेन्योर क्रिएशन में हेल्प चाहिए तो आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योर लोन का इशू है तो आप PMEGPE पोर्टल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई स्कीम या सपोर्ट रिलेटेड चैलेंज है तो आप माई एमएसएमई को विजिट करें। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए उद्योग आधार ये नहीं है, उद्यम आधार हो जाएगा, ये चेंज होगा। एंड आपको अगर ग्रीवियंस है, आपको कोई इश्यू है, कोई कंप्लेंट्स रेज करना है तो आप ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम में भी जा सकते हैं। और आप ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पोर्टल्स है और वर्क नहीं करते, दीज पोर्टल्स आर वेरी एक्टिव एंड दे आर वर्किंग डे इन डे आउट। तो दिस इज अ 360-degree holistic help which government of India is giving us to do a ease of doing business, जो
अगर हम ये सोचे कि हमारे 10 इयर्स पहले 15 इयर्स पहले ये हेल्प नहीं मिलती थी, एक एंटरप्रेन्योर को सब कुछ अपने ही हैंडल करना पड़ता था, अपने ही सोचना पड़ता था कहाँ जाना है, क्या करना है, बट यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से पोर्टल बना दिया गया है जहाँ पे आप राइट पर्सन के पास जुड़ सकते हैं और आपके प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपको मिल सकती है. So I will request more and more people to start visiting MSME portal and getting the registration of MSME so that you get all the help for doing your business and scaling up your business. So this was the end from my side. Any question and answer, any questions you have, you can put it in the chat box. And I would like to end my session with a small quote. With changing times, we have to change our process and system. It is important to integrate the strength of society within our system by Prime Minister Narendra Modi. So वो कहते हैं कि हमें टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, हम ट्रेडिशनल मेथड से काम नहीं कर सकते हैं, हमें टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना चाहिए, हमको वर्चुअल भी होना चाहिए, हम सिर्फ फिजिकल नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं. So we have to change with time. So let's join our hands together and let's make India a 500 trillion economy sooner. Thank you so much. Over to you, Ankit ji. Thank you, ma'am. Thank you very much to share your valuable input about MSME Udyam registration process and benefits. I'm sure our audience would have received a very insightful information through this session. So now I would like to introduce our second speaker of the day, Mr. Pugal T. Pugal T has 37 years of wide-ranging experience in field of accounts, finance, strategy, and training. Mr. Pugal T has conducted over 300 GST domain sessions for various stakeholders like chartered accountants, tax practitioner, tally, partner ecosystem, customer, varying from trading MSME to manufacturing business. Mr. Pugal T has also conducted faculty development programs for college professor and faculty across India. With the introduction of VAT in UAE, Mr. Pugal T has conducted 3 sessions for ICI Dubai and over 10 sessions for the ecosystem in the Emirates of Dubai, Abu Dhabi, and Jebel Ali. Mr. Pugal T has handled audit function for over 10 years, covering spectrum of business in trading, manufacturing, hospitality, professional services, entertainment, and non-profit organization. Till date, Mr. Pugal T has conducted over 150 ICA chapter events on tally strategy, module, and audit tools as well. His formal qualification in BCom from Bangalore University, intermediate level in ICI, and business management from AIIBM Chennai. Now I would request Mr. Pugal T to take this business event further and cover valuable topics about tally technology, how technology can help MSME in their business growth journey. Over to Mr. Pugal T. Thank you, Ankit ji. So good morning to the audience. Wishing you all happy Sankranti, happy Lori, happy Pongal to all the participants here. Thanks to CA Krishna Vadera ji. I think she had given a lot of insights on how, as a MSME, that we can take advantage of various schemes that our Indian government is trying to provide to uplift the MSMEs and be par with the other industries and develop our nation, because all of us know that MSME is the backbone of our economy in our country, right? So I think, and also the अपना Prime Minister जी का जो quotation था, that's very inspiring quotation. So again, I would like to repeat the same thing. किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो पहले हम बदलना चाहिए. So we have to change for things to change. So I hope these insights will definitely give you motivation to all of you to take the first step and see how you can take advantage of these benefits and take your business to the next level. So 3 things are very, very important and critical that we should know from the previous session. Number 1 is that, so much of
aid and so much of benefits the government is giving. You can get so much of loans and so many other things. So what is important, what is critical is that you have to be technology savvy, in the sense you don't have to really know about the technology, but you need to adopt the technology in your business. That is very, very important. And what is the advantage of adopting the technology? Advantage of adopting the technology is instantaneously you are getting the results or the information about your operation, which is very, very important and very, very critical. अगर आप लोन के लिए बैंक जाते हैं या wherever you are going, the first thing the banker is going to ask is your financial statement, right? So how soon can you provide your financial statement? With the technology, by click of a button, you will be able to provide your financial statement, number one. Number two, Madam ji ne bhi bataya tha ki, and all of you know that, there's this 59-minute loan portal and all those things. And today, see, one of the most important and critical area of concentrations that businesses need to be aware of is the indirect tax area, which is the GST. So apart from your financial statement, your GST returns are going to play a very important role. ये जो 59-minute का जो loan portal है, there are loans which the bankers or the financial institutions provide loan based on your return filed on GST and the turnover that you have declared on your GST. Based on that, you have this loan facilities and other things. So in सब चीज के लिए, it is very important that you adopt the technology. The most important thing is, again, how easily you are able to adopt technology. Now we represent Tally Solutions. आप सब लोगों को पता है, Tally has been a technology partner for MSMEs of our country for the last 35 years. So we have been providing accounting solution, inventory solution, business solution management, and also we have been providing statutory compliance. So today my central discussion of my topic is going to be on the GST compliance and how Tally's technology can help all of you to be compliant on time, so that basically you can avoid interest, penalties and other things. And most important thing, all of us know that from 1st of January there is one more major change that has happened as far as GST is concerned, especially with regards to cash flow. So what is that? So from 1st of January, you cannot claim any input tax credit based on the recording of your inward supply. You can only claim your input tax credit to the extent of the amount that is reflecting on a monthly basis or on a quarterly basis in your GSTR form 2A or 2B, right? तो हम लोगों को पता है कि initially when GST was introduced, this is part of the compliance. लेकिन initially, because of so much of teething problem and all those things, there was no control to basically verify ki whether your supplier has uploaded the invoice so that you are eligible to claim your input tax credit. But then things started changing, the technology started improving, and the first shocker the GST government hum logon ko diya tha was on 9th. So from 9th of October 2019, तो एक नोटिफिकेशन जीएसटी ने दिए थे कि इन्होंने कहा कि आप जितने भी इनपुट क्रेडिट आपके बुक में है वो सब छोड़ दीजिए. जितना इनपुट क्रेडिट आपको वो 2B में दिख रहा था, पहले तो 2B we were having only 2B. So जितना भी इनपुट क्रेडिट 2B में दिख रहा है उससे एक्स्ट्रा 20% आप एडिशनल क्रेडिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं. So that was the first notification. Then there was another notification from 1st of January 2020. It said they reduced it. उन्होंने कहा कि 20% ज्यादा है, आपको खाली एक्स्ट्रा 10% देंगे जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुआ है on your inward supply. So it got reduced to 10%. Now there was another notification from 1st of January 2021, right? So department said 10% ज्यादा है,
So you will get only 5% of the additional credit that you want to claim apart from the value that is getting reflected on the portal. Now, from 1st of January 2022, department is saying nothing we are going to give you extra. Whatever is getting reflected in your 2A, 2B, only that much of the credit they are able to get it. So this is going to have a very, very critical and important, your working capital management and cash flow management. So how are we going to now, use our technology and see how we can, have better control over our compliance and also on various other areas where we can manage our finances. So I have a small presentation. Let me just share this presentation. So what is the technology? So Tally as a technology, how Tally as a technology can assist MSMEs and how all of you can become future ready. Okay. So we have the latest, technology marvel, I can say, in Tally Prime. The three core areas that Tally is giving you. One is, it is very, very simple. You really don't have to be a tech savvy, or you don't have to be a computer literate for you to start, utilizing our technology. Number one. Number two is, with the introduction of Tally Prime, we have given very, very powerful connected services. अब पहला जो connected services हमने Tally Prime में दिया है, that is completely related to GST compliance. So we will see what is the GST compliance, and also we have secure data on the move. So matlab, you really don't have to be in your office to access your data with this technology. By enabling this option in Tally, आप जिधर भी है तो आप अपने कंपनी के information, आप समझिए आप बैंक में बैठे हैं, they want some information related to your GST or financial statement, आप log in karke, wherever you are, you can see your information and then you can provide that information. So these are the three major areas that is there. But today we are going to see the compliance that Tally is providing for GST, and especially how how Tally technology makes the life of MSME much simpler in the compliance area, so that you don't have to spend too much of time on the compliance. The entire compliance mechanism and the adherence to the law is taken care by Tally. So and it is very, very simple. So ek cheez humko definitely we have to keep in mind, and this is what it builds the trust for the user on any technology that they are going to use. So what are the controls? So the controls and designs to help the company to ensure the GST compliance is accurate and they are able to adhere to the compliance on a timely basis. Okay, so three core controls. So this is the design principle behind our GST module in Tally. So number one is basically if any errors are committed, basically Tally gets out those error, or it detects those error and then gives you a warning of the incompleteness or the mismatch that is there. So number two is that the prevention is another important. So rather than detecting, how you can configure your masters so that you can prevent those errors is also another core design principle that normally any solution or any technology should have. And the third important thing is that how seamlessly you are able to correct the error or missing information, so that quickly you are able to file your GST returns, right? So prevention, detection, and correction. So this whole three pillars are imbibed into our solution. And the solution of Tally is very, very simple. Some of you might be thinking that I'm in between the financial year. And one good thing is that, in the next next two and a half months, the financial year is going to get over, and it becomes much easier for you people to, start enabling the GST module and then start working on that and then see the benefit of GST. Nevertheless, even today, you can actually enable GST in Tally.
कितना टाइम लगता है जीएसटी एनेबल करने के लिए? इट शुड नॉट टेक मोर देन 15-20 मिनट्स, राइट? सो हाउ डज इट हैपन? सो बेसिकली देयर आर 3 एरियाज टू इट. वन, मास्टर के अंदर थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, and then based on the configuration that you are doing at the master level, transaction is going to get highlighted on any exception, and once any exception is provided, you will get a report which says what is the kind of exception that is there. जिधर आपने कुछ missing information capture किया है या कुछ गलत टैक्स लगाया है, सब चीज टैली आपको ये रिपोर्ट के अंदर, एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को बताएगा. So what are things that you can do quickly? मास्टर में आप रेट ऑफ जीएसटी लगा सकते हैं, टाइप ऑफ जीएसटी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और टाइप ऑफ टैक्स भी आप इधर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इट इज ओनली जस्ट वन टाइम. डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हमको पता है फ्रॉम लास्ट 2021, फ्रॉम 1st of May, all outward supply we are supposed to provide HSN wise, rate wise. So technology is going to help you in getting this information very very fast. So once you configure this at the master level, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने जीएसटी के लिए मास्टर में किए हैं, it will automatically inherit in the transaction which is set in the master, or there are intelligence built in the system. Just to give a simple example, if you are creating, let us say you are a company in Delhi, and let's say your customer to whom you are supplying is in Uttar Pradesh. So when you create the master of your customer, you will select the state as Uttar Pradesh. Now, if the accountant or the data entry operator is doing the invoice, and by mistake instead of selecting IGST, अगर इसने CGST और SGST select किए, so Tally is not going to calculate the tax, because Tally knows that you are in Delhi and you are supplying material to somebody, material or services to somebody outside your state. So the GST applicable is IGST, not CGST or SGST. So these are the kind of intelligence that is built in the Tally, so that at the source of the capturing of your data, you are not going to commit any error. And if there is any mismatch or if there is any error, Tally is going to actually, give you an alert. It is going to tell you what is the discrepancy that is there. It is going to give you an alert at the transaction level itself. In case you overlook the alerts that is given at the transaction level, you go to the return. अगर आप GSTR 1 पे जाते हैं या GSTR 3B पे जाते हैं, you will get one reconciliation statement of your return form. GSTR 1 के अंदर वो बताएगा कि कितना missing information है या कितना voucher आपका error है. You will get a report where you will see them, and it will allow you to quickly correct it, because Tally is going to tell you what is the kind of missing information that you are supposed to provide, so that your return is going to be as per the compliant of GST requirement. So the return ke andar the triangulation karke, it is going to tell you what are the missing information that is there. That is fine. So how is it going to be time taking, or is it going to be very difficult for me to set up the rate in Tally? No, it is very simple. Simple thing is that, let us assume that you are a business with one single GST rate. And this is, I'm just giving you a hypothetical example. It is not going to be applicable for all the businesses, but just for the sake of understanding how simple the compliance is, let's say that you are dealing in some product where the rate of GST is 18%, and the HSN code for those items that you are dealing is this same HSN code. Or up, just a minute. And the number of items that you are dealing, let us say about 7,500 items that you are having in this particular thing. Now, how do I set up GST? It is going to take less than 2 minutes for you to set up GST. क्या कर सकते हैं आप? When you are creating the company at the company level, आप अपना GST HSN code डाल दीजिए, the description डाल दीजिए, and you say that it is taxable, and you put 18% as your rate of tax. बस उतना ही आपको करना है. Rest everything Tally is going to take care automatically, right? So that simple it is. So you can do it at the company level, and at any point in time. आज भी आप लोग GST Tally के अंदर enable कर सकते हैं.
Okay. So this is at the company level. You can give the description, HSN code, SAC, rate of tax, everything you can specify. Now, this might not be the case everywhere. In case of trading, you might not deal with the same item. Maybe you will be dealing with the item of the same GST rate, but then the HSN might be different. So how do you handle that? Tally says, don't worry. So if you are having anything exceptional, which is not part of the, so which means basically जो major item आप deal करते हैं, उसका HSN code और उसका GST rate आप company level में डाल दीजिए. And if you are having any item which has got a different GST rate, then Tally says you can go and configure at that particular stock group itself. तो एक बार आप stock group के अंदर डाल देते हैं, तो automatically ये जो उसके group के अंदर जितने भी item आप create करते हैं, वो automatically it will inherit the GST rate and HSN code. You don't have to go to each and every item and then you don't have to go and specify it. So this is the exception that is there. Now in a particular group, अगर आप समझिए कि एक ग्रुप के अंदर आपने 18% डाल दिया है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर एक आइटम है वो 28% का आइटम है, तो क्या कर सकते हैं हम? You don't have to go and create another group. Just go to that particular item and change the GST rate as 28%. Whenever you are using that item for your invoicing purpose or for your purchase purpose, Tally will automatically compute 28% GST. So this is how you can manage your GST compliance using our GST module. अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, so how do I handle it? No problem. If you're a service provider, generally majority of the services carry 18% of GST. So you can set up that 18% of GST at the company level. And if there is any service that you're providing which is not of the same SAC, or if there is a different GST rate for that particular service, the same logic applies. Because as a service provider, you're not going to have any inventory. So you can configure at the accounting group level, or you can configure at the ledger level also. It is that simple for you to do this configuration for GST compliance. Okay. Now, very important thing is that how this intelligence is built. So when you're creating your party master, whether it is your customer or your supplier, but generally today the customer is very important because, you know, purchase related, yeah, inward supply related, we are not uploading any information. So what happens is that when you're creating a party ledger, important thing that you have to keep in mind is that you have to select the state, country automatically. And then by doing this, Tally will know whether Tally will now know what is the right kind of GST to be charged, whether it is intrastate. If it is intrastate, CGST, SGST, Tally will automatically compute. In the sense, when you select that ledger, Tally will automatically calculate the tax. If it is outside your home state, then it is going to charge IGST. Next is regular. If you say regular, then, you know, basically it is going to put in the respective table of your GSTR1 and GSTR3B, right? So apart from that, so B2B, B2C transaction can be identified by this. Now, apart from that, there are other additional configuration. ये सारा चीज आपको एक टाइम करना पड़ता है एक पार्टी के लिए, and it is going to save lot of your time, believe me. So once you go into the additional thing, then you can also say that in case if the person is not regular dealer, you can also identify your customer as a composite dealer, a consumer, or unregistered dealer. By doing this, what happens? By identifying this, automatically, whenever you make a transaction, the transaction will automatically go and sit in the GSTR1 table of your 4A, 4B, 4C, 6B, 6C, which is regular composition. Agar consumer unregistered hai, to 5A, 5B mein jayega. And if the consumer is unregistered, and if the value of invoice is less than 2.5 lakh, वो B2C small table में जाके बैठेगा, and if it is more than 2.5 lakh, it will go and sit in the B2C large box में. So every information will automatically get captured into the respective box. All you need to do is just export it, and then you can upload and then file your GSTR return of GSTR1 or 3B. So like this, based on the configuration, you can do a lot of things. You can also identify whether it is a deemed export or whether it is whether you are making an outward supply to an embassy or a UN body, SEZ, everything automatically. Even e-commerce operator, you can identify
then transporter you can identify, all this information can be identified. तो एक बार आप मास्टर क्रिएट कर लेते हैं और कंपनी लेवल पे या मास्टर लेवल पे जीएसटी एनेबल कर देते हैं, तो वंस यू विल नॉर्मली डू योर नॉर्मल परचेज एंट्री और सेल एंट्री जैसे आप लोग करते आ रहे हैं, ऐसे ही आप कर सकते हैं. एंड वंस यू डू दिस, automatically Tally is going to start populating this information in your written form. So this is what you see your GSTR written one. और इधर आप देखते हैं कि uncertain transaction correction needed. So either there are no uncertain transaction. If there are any uncertain transaction, or if the transaction is not meeting the requirement of the compliance as per GST law, either it is going to give you a statistical number 2, 3, 5, 10. So all you need to do is just enter and it will tell you what is that missing so that you can quickly go and change it. So moment you change it, those values will get populated here and you can upload. So GSTR 1 is ready, your GSTR 3B is ready, right? And the best part is your GSTR 9 annual computation be ready ho jayega, so that it helps you or your chartered accountant to quickly see. See, the best part is all this information is going to be integrated. So you have accounts, inventory, compliance in one technology, so that your GSTR 1 will definitely match with your GSTR 3B value, and your GSTR 1 and GSTR 3B value will definitely match with your annual written computation, which is your GSTR 9. That is the biggest advantage of the technology of Tally, where you can manage your GST compliance in a very simple way. The connected services, basically, if you see, we have now with the Tally's latest release, we have provided. So, and all of us know that all the businesses up to 50 crore turnover as of today, you are eligible. You will fall under the e-invoice generation category. So which means all your supply to B2B, you have to generate e-invoice. Right. So Tally's latest release provides you to generate e-invoice from within the system. You have to just do some small configuration. वो configuration आप करने के बाद, you using Tally, you can generate e-invoice. You can also generate your e-way bill. E-way bill you can generate from within Tally. आपको पोर्टल जाने की जरूरत नहीं है. Tally के अंदर से जैसे आप normally sales invoice करते हैं, ऐसे ही आप sales invoice कर दीजिए, and whatever is the information that is required for e-way bill and e-invoice, वो सब स्क्रीन ओपन होगा, आपको उधर एंटर करना पड़ता है, एंड जस्ट सेव इट. टैली विल आस्क यू आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है या ई वे बिल जनरेट करना है. आप यस करेंगे तो टैली ऑटोमेटिकली विल एक्सपोर्ट दैट इंफॉर्मेशन, पोर्टल के अंदर जाएगा और इट विल फेच ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर ई इनवॉइस. दैट इज योर QR कोड, IRN आएगा, 64 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा. एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन सेकेंड्स. Right. So that's the advantage, so that you really don't have to do it. Even though you are not falling today under e-invoicing, over a period of time, अभी 1-2 साल के अंदर, I am sure that, almost, every business to the tune of, say, about 5 crore or 10 crore should get covered under e-invoice compliance. Right. So how do we do this? So quickly, I have a very small video, which is going to show you how easy, simple it is for you to generate e-invoice and e-way bill in Tally. So आप इधर देखते हैं तो नॉर्मल सेल्स इनवॉइस जितने सालों से आप लोग बनाते आ रहे हैं, वही चीज आप कर रहे हैं इधर. Right. So you are selecting your item, and then whatever is the information that is required for your e-way bill, you are going to provide. That information has to be provided. Portal में भी तो देना पड़ेगा आपको. So you provide all this information, and then vehicle number and all those things you are going to enter here. And this is for basically for your e-invoice. Okay. Where is the place of supply and shipping place? So normal bill wise detail, accept yes करते हैं. Now it is going to ask you, do you want to generate e-way bill, e-invoice and e-way bill? अगर आप e-invoice में नहीं है तो you can directly generate e-way bill from within Tally. Portal में जाके you don't have to export, you don't have to re-enter anything in the portal. Everything Tally is going to do it. Okay, so let's see what happens. So once I say yes, so you will have to log in. So this is where you are going to set up your, this one time you are going to log in. Once you start Tally, you are going to log in using your username, password of the portal, e-invoice portal. And
do this. So now it says that e-invoice and e-waybill both have been generated successfully. So let us see how my e-invoice and e-waybill looks in Tally. So you can go to preview, and this is going to be your e-invoice. So the QR, no customization is required. Okay, you don't have to do anything. Normal Tally के अंदर आप sales entry करते हैं. Once you enable e-waybill, the e-invoicing, QR code आपको मिल जाएगा. IRN number 64 digit IRN number आपको automatically invoice में capture हो जाएगा. Acknowledgement number भी capture हो जाएगा, and you can actually print this invoice, right? Sorry. Yeah. So this is your e-invoice. Now let us see what happens to my e-waybill. So all this information, so e-waybill number, now this is your e-waybill, right? So e-waybill also will get generated within Tally. So खाली आपको वो e-waybill print करना पड़ेगा. So you have this e-waybill का QR code and all the information that is required as per the requirement of e-waybill. You are going to get all this information, and you're not going to do anything. Just press enter and say, I want e-waybill and e-invoice. So you're going to get everything. And when you come here, all this information will automatically get updated in Tally. Okay. What are the things that you can do in e-waybill with this current thing? So you can fetch e-waybill information. अगर आप e-waybill पोर्टल पे कर दिया है एंड यू वांट दैट ई-waybill टैली के अंदर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए, तो यू कैन लॉग इनटू द पोर्टल एंड यू कैन गेट दैट ई-waybill इंफॉर्मेशन इनटू टैली. You can update your transporter ID, part B, all this information you can update in Tally. वो automatically वो system portal पे update हो जाएगा. अगर आपको e-waybill extend करना है, Tally के अंदर से आप extend कर सकते हैं, और एक e-waybill को आप cancel करना है, Tally के अंदर से आप e-waybill cancel कर सकते हैं. So you really don't have to, one time you will go to the portal, generate your username, password, and then capture that username, password in Tally. Once you capture this username, password in Tally, automatically Tally is going to take care of everything. You don't have to go to your portal at all, right? So what are the other connected benefit that Tally is offering, right? So एक तो on a real time basis आप अभी HSN और SAC का validation Tally के अंदर से आप कर सकते हैं. तो आप HSN नंबर एक डाल देते हैं, तो you want to know what is the description of that particular item, whether this HSN item is the correct HSN code that you are entering. तो वो enter करने के बाद आप Tally में उसको आप validate कर सकते हैं, HSN and SAC आप validate कर सकते हैं. दूसरा क्या कर सकते हैं, you can validate the GSTIN of your party master, party ledger, जो customer हो या supplier हो. So you can, on a real time basis, you can verify the GSTIN of the particular party from within Tally के अंदर से आप कर सकते हैं. And this is what I was talking about, जो HSN wise, rate wise reporting हमको GSTR 1 में देना पड़ता है. So that was introduced from 1st of May 2021. So all this information is very simple. Configure your master is what you need to do. Once you configure the master, every information is going to come automatically. Tally supports RCM, RCM of inward supply, RCM of outward supply. Tally handles advance received towards the future supply of services. Tally is going to take care of that. Partial advance received, full advance received, advance refund, invoicing in the same month, invoicing in the subsequent month. हर चीज के जो सिनारियोस होते हैं रियल वर्ल्ड बिजनेस के अंदर, सारे इंफॉर्मेशन जो है Tally will take care of your GST compliance. Now, one more very, very interesting thing that the new Tally gives you is, see, as an owner of an organization, you would want to see some information. Generally, if you're a regular user of Tally, आप देखते हैं कि you will have to go to some report. the बाद में उसको आप F12 configure press करना पड़ता है, वो options आपको enable करना पड़ता है, or maybe you want to compare some master ledger with some other ledger, so you would have to go to new column, auto column, बहुत सारे, at least 6-7 steps that you have to do
आफ्टरवर्ड। तो हर बार ये करने से कभी कभी क्या हो जाता है कि यू माइट फॉरगेट व्हाट यू डिड और हाउ डिड यू गेट दिस इंफॉर्मेशन। नाउ विद द लेटेस्ट रिलीज ऑफ टैली, जो भी इंफॉर्मेशन आप रेगुलरली देखना चाहते हैं विथ कॉन्फ़िगरेशन, जो इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन करके आपने जो चीज देखना चाहते हैं वो चीज आपको वो रिपोर्ट आपको मिला है, तो नाउ एवरी टाइम इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू टू गो एंड डू ऑल द 10 स्टेप एवरी टाइम। अभी टैली ये कहता है कि डोंट वरी, whatever is the view or whatever is the report that you are seeing after configuration, if you want to see this report with all the configuration every time that you want this information by click of a button, Tally says don't worry, I will give you an option of saving. अब इधर आप देखते हैं कि there is one save view, तो ये save view once you go and configure any report, ये जो रिपोर्ट आप अभी आप देख रहे हैं, दिस इज अ स्टॉक समरी। स्टॉक समरी के अंदर आप देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट टैली इज गोइंग टू गिव यू क्लोजिंग स्टॉक, ग्रुप वाइज देता है। तो इसको आप इनवॉइस वाइज, इन्वेंट्री वाइज करना है, ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है, इन्वेंट्री इनवर्ड आउटवर्ड। देन इफ यू वांट टू सी व्हाट इज द प्रॉफिट दैट यू हैव मेड फॉर ईच आइटम, राइट हैंड साइड पे जाके शो प्रॉफिट का बटन क्लिक करना है, व्हिच मींस लिटरली यू आर डूइंग 5-6 स्टेप्स। Now, if this is what you want to see every day, first thing in the morning or at the end of the day, if you want to see this information, but whatever is the report that you are intending to revisit, बस राइट हैंड साइड पे आप सेव व्यू पे क्लिक कीजिए, उसका एक नाम टैली प्रपोज करेगा, इफ यू कैन कीप दैट नेम और यू कैन चेंज द नेम एंड इट इज गोइंग टू गेट सेव। नेक्स्ट टाइम यू वांट दैट इंफॉर्मेशन, गो टू दैट रिपोर्ट फ्रॉम द मेनू, क्लिक, आपका रिपोर्ट इमीडिएटली आ जाएगा। Right, so these are some of the compliance related and report related aspect of it. Quickly, I just want to also highlight on what are the, because cash flow is a very very important thing. So Tally के अंदर you have cash flow projections, जो जब आप इनवॉइस बिल वाइज रखते हैं। सो अगेन मैडम जी ने कहा कि she had given a table, right? So 15 days, 15 to 30 days, 45 days, 60 days. So more than 45 days, more than 60 days, अगर आपको जो आपका जो कस्टमर है वो if is not making you the payment, how are you going to manage? How do you know that each of this customer by how many days this bill is overdue? तो बिल टैली के अंदर बिल वाइज डिटेल का एक मॉड्यूल है, फीचर है, वो फीचर आप यूज करेंगे तो प्रॉपरली आप उसको आप यूज कर सकते हैं। वो यूज करने से इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर कैश फ्लो प्रोजेक्शन, राइट। तो जो भी प्रोविजनल एंट्रीज होते हैं, जो फ्यूचर एंट्रीज जो होता है आपका, जो आगे महीने में आपका जो रेगुलर एंट्रीज, जो सैलरीज होते हैं, रेंट होते हैं या रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसका आप प्रोविजनल एंट्री भी लगा के बस बाय क्लिक ऑफ अ बटन यू टैली यू कैन सी योर प्रोजेक्शंस फॉर द अपकमिंग मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये जो जुलाई मंथ का अप टू 20th जुलाई ये बुक्स अपडेट हुआ है। 20th जुलाई से लेके 31st जुलाई तक what is your cash flow projection, inward, cash flow inward and outward, August, September, ऐसा March तक it is going to show you your thing. Plus it is also going to show you all your provisional entries, जो फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए आपने टेम्पररी एंट्री डाल के रखा है, वो एंट्री भी टैली के अंदर टैली ले लेगा एंड इट इज गोइंग टू शो यू हाउ योर कैश फ्लो इज गोइंग टू लुक लाइक। सो इट इज गोइंग टू कंसिडर ऑल योर प्रोविजनल एंट्रीज एंड इट इज गोइंग टू गिव यू योर एग्जैक्ट कैश फ्लो पोजिशन. The next very important thing is optimizing your inventory, because the longer you hold your inventory, that much of your working capital is going to get blocked. So how will you optimize inventory? Do you know what are fast moving items, slow moving item, non-moving item? How do you handle this? Yes, Tally has a very, very robust inventory module feature where you can see what are the items that you are dealing in which are fast moving, slow moving or non-moving, right? And also you will see, just now I showed you the report, what item, the item that you are dealing in, do you know which item gives you better margin so that you can have your business decision based on these critical information that you are getting. What is the profit margin that you are getting in a particular item is number one. Number two, you make an invoice to a customer. There are multiple items which has got multiple GP, but do you know that how much of profit have you made on that particular invoice that you have made to your customer? Can I see that information? Yes, you can see that information in Tally, right? Plus,
do you know how much of commitment that you have made and how much of material is required for you for your commitment to your various customers? अलग अलग customer के लिए अलग अलग time period पे जो आपने sales का commitment किया है, do you have a visibility of that? Because today the world is very competitive world. If we are not going to keep up to our commitment of our supply, we might have a risk of losing our customer. So do you know to which customer, what item, when you have to supply? You can do this thing. At the same time, do you know from which supplier what item you are supposed to get when? You will get this information. So we have this beautiful feature of purchase order, sale order management. तो अगर आप formally अपने company में आप ये सभी नहीं करते हैं तो भी internally for your inventory management control आप कर सकते हैं, right? Plus you can also set up your minimum order level, reorder level setup कर सकते हैं ताकि by click of a button Tally आपको बताएगा कि इस किसी item को कितना कितना क्वांटिटी पे आपको अभी ऑर्डर करना पड़ेगा, कभी ऑर्डर करना पड़ेगा, ये सब आप टैली के अंदर से जान सकते हैं. सो द होल आइडिया इज यू विल हैव जस्ट इन टाइम स्टॉक. सो जस्ट टू क्विकली शो यू, this is a report which is telling you the item, what is the GP that you are making for each item. There is another report in Tally which says this is your total invoice that you are done for the month of any particular month or any particular day. So you go to your sales register, right hand side पे एक button होता है, show profit, click there. It is now going to tell you हर invoice के अंदर आपका कितना GP आया है हर invoice के अंदर. So this is again your inventory where based on your sale order commitment, based on your purchase order that you have already placed, and based on your minimum order quantity or reorder level, Tally एक report आपको देगा which is going to tell you what is the quantity of order that you need to place for that particular item. So it is going to show you what is your purchase order pending, it is going to show you what is your sale order pending, it will consider your current closing stock, and it will also tell you what is the future net stock that is going to be available based on the commitment, and what is going to be the shortfall. आपका reorder level consider करके Tally बताएगा कि कितना shortfall है, and it will also see based on your minimum order. अभी ये आपको बताएगा कि what is the order that you have to place for each item, right? So these are basically some of the technology features that you can use for you to have better control over your finances and your inventory, which ultimately leads to your better management of your working capital in this thing. And one single report which is good, again, it is very, very important that generally you do a normal health checkup. Every year you do health checkup, it is better, so that you are well informed, so that you can take proper business decision or personal decision, so that you can avoid the disaster. तो इसी तरह Tally के अंदर एक health checkup report है, and that is called ratio analysis. Ratio analysis is going to give you on a real time basis आपका working capital turnover कितना है, आपका GP margin कितना है, NP margin कितना है, what is your current ratio, what is your quick ratio. All this is very important when you are going for a loan, right? So all this information, you are going to get this information, so that the technology is going to help you to be prepared, so that whenever you are going for some assistance through these great programs that the government is introduced for MSMEs, you are not troubled. So you have everything, which means literally you are equipped to face this requirement through using the technology, where Tally helps you to maintain all these things in one single integrated system, so that you will achieve your goal. So one is your working capital turnover, inventory turnover, and all those information that you can get. So again, so if you have not adopted technology, any kind of technology, please do adopt technology and see that we move forward, because this pandemic has been for the last almost 2 years. It is literally, we know what kind of difficulties that especially MSMEs in our country have gone through. And Madam also gave some statistics about the number of people losing job, number of companies getting closed. Right. So let's hope that things are going to change for better. Let's adopt and let us change with the change that is happening in the world and take our business to the next level. Thank you very much. Thank you, Pugal sir. बहुत ही आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया, एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है
तो उनको डिटेल जानकारी मिला होगा जीएसटी को कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर मैनेज किया जाए तो बिजनेसेस के लिए कितना फ्रूटफुल हो सकता है। एंड ये जो है ये लॉन्गर रन के लिए बिजनेस ग्रोथ एस्पेक्ट में भी काम आ सकता है। एंड थैंक यू सर। एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस to C. Krishna Vadher ji related to the Udyam registration. So, मैं कोई question put up करता हूँ, आप please try to answer those questions. कुछ एक question है, can a person apply to MSME Udyam with single Aadhaar? Sorry, what is the question? Question is, can a person apply to MSME Udyam with single Aadhaar? One Aadhaar, one Udyam. Okay. You can have multiple business in the same number, but you cannot have more than one MSME registration with one Aadhaar. Thank you. Can one apply for two Udyam numbers with one Aadhaar card in case of two separate companies, verticals like sales, service, and consultancy? No, that is what. Within one MSME with one Aadhaar, you can have only one MSME registration. You can have multiple business. You can add units. You can add branches, but you have to do within that one particular number only. Thank you. Can status be changed from micro to small after registration? Yes. Thank you. How to merge 2 or 3 business in one? So when you do the registration, either during the registration or after the registration, whenever you set up a new enterprise or a new branch, you just have to click on the link, and there you'll get the edit option to add branches or add new units or new business there. So you can do that online. Okay. Okay. Is there any special package or any special incentive for new cotton ginning and pressing units? So there are various initiatives, depending on the state and place where the business is. So for those details, we have to visit the website where you'll get the state specific benefits and overview also. Thank you. What are the benefits for MSME for women entrepreneurs? So that is one more topic which is very, very close to my heart, and I think it is very close to our Modi ji's heart also, supporting women entrepreneurship. So for that also, we have to visit the website. There are specific benefits for women entrepreneurs also. So if you are a female entrepreneur, so you should go and visit that and avail those benefits. You have an added advantage. Thank you, ma'am. I think बहुत सारे question का answer आपने chat पे भी already कर चुके हैं. So I'm sure we have taken all the questions related to Udyam registration and all. Pugal sir, is there any question to you? Can you see? Can you answer them online, or can take them also? There is one question from Mr. Anil Maurya. So he says, explain how to reconcile GSTR 2B with our Tally data. So you have an option. You can download the JSON file from the portal, and then you can import into Tally, and then Tally will do automatic reconciliation is one area. Okay, and also you can do a manual reconciliation. Supposing, let us say you see whatever is the ITC that is available, you go to a GSTR2 in Tally, and then you can select every transaction, and then you can set up a status. There is an option for you to set up a status saying that reconciled or pending, rejected by. So there are various status that is there. So with this, you will actually know that what is the ITC that is available, eligible ITC that is available to you on 2A, and what are the inward supply amount of ITC that you have accounted. So once you do the reconciliation, you will actually know what is that additional damage that you are going to have in case of your output, which your supplier is not uploaded the invoice. And then just to add one more thing which I forgot to add, Tally also provides you to upload your invoices to B2B on a monthly basis through the IFF, invoice furnishing facility. So you can export all those invoices on a daily basis, or on 13th is the last date for uploading your IFF invoices for B2B for the previous month. So you can do that in Tally. Incrementally, Tally will keep what invoices have been uploaded. So that way it becomes much more easier for you to file your GSTR 3B also.
One question is there, sir. 2B is not there, 2A is there in JSON format. Both are same. See, 2A is going to give you detailed information. 2B is going to give you a consolidated information. Both are going to be the same. So whichever, I mean, like if 2A is the JSON format, you just download that. Okay, thank you. So thank you, C. Krishna Vadedi and Google sir, for taking us through with the detailed session. I'm sure हमारी जो audience है, उनको काफी detailed information मिला होगा and इसका benefit definitely उठाएंगे. So with this, this opportunity to the platform with the lovely audience. I am overwhelmed with the questions and their inquiries. So that means we are really interested to take this MSME forum, and participate in the GDP growth of India. Thank you so much. So for all the participants, one point I just want to add, like we have a latest product, Tally Prime 2.0, जिसमें आपको direct eBay bill generation और HSN validation, GSTN validation, and जो GST return filing के लिए जो HSN with tax percentage wise summary जो है, and direct JSON creation जो है वो मिलता है, and जो हमारे participant जो existing Tally user है, अगर ERP9 में है, अभी existing ERP9 में यूज कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप Tally Prime 2.0 रिलीज में माइग्रेट करें, और प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, और जो रिक्वायरमेंट है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड, जो रिसेंट अमेंडमेंट HSN समरी विद टैक्स परसेंटेज वाइज वो भी मिल जाता है आपको, एंड विद अदर एडवांटेजेस लाइक सेव रिपोर्ट व्यू and like this. So I'm sure this is going to help you a lot in your business verticals. So with this, and I would like to thank you, our panelists and our audience. And we are also doing this kind of events regularly. So whenever you take time, please join with us in these events. So thank you everyone.